सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व के बारे में। नातेदारी के जो अवधारणा है उसको समझ के लेने के बाद एक व्यक्ति समाज के अन्य पहलुओं को समझने में भी सक्षम हो जाता है। सरल और आदिम समाजों में नातेदारी एक वास्तविक संस्था है। नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। यह अगणित स्थितियों में उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। नातेदारी का अध्ययन न केवल रोमांचक है अपितु उपयोगी भी है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी जो भूमिका एवं महत्व है सामाजिक संरचना में। उसमें सबसे पहला बिंदु है विवाह एवं परिवार का निर्माण। नातेदारी यह तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, किसे मान्यता दी जाएगी, किसे अधिमान्यता, या दूसरे शब्दों में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, समलिंग सहोदरज एवं विषम लिंग सहोदरज विवाह आदि का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार के प्रकार विभिन्न नातेदारों की भूमिका में पाए जाने वाले जो भेद हैं उनको भी बताते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मातृसत्तात्मक परिवार में भाई की भूमिका अपनी बहन के परिवार में महत्वपूर्ण होती है। वहीं परिवार का संचालन करता है। सब प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र भी वही व्यक्ति होता है। परिवार की शक्ति एवं सत्ता उसके ही हाथ में होती है। पति ऐसे परिवारों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। इसके विपरीत पितृसत्तात्मक परिवारों में बहन के परिवार में भाई की भूमिका नगण्य होती है। रेडक्लिफ ब्राउन जैसे मानवशास्त्रियों ने नातेदारी व्यवस्था का प्रकार्यात्मक विवेचन किया है। उनकी मान्यता है कि विवाह एवं नातेदारी एक दूसरे के मध्य व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका हमें बताती हैं वह बिंदु है वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती हैं। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती हैं। परिवार, वंश, गोत्र, भातृदल एवं अर्धांश नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप है। भूतकाल के वंश संबंधियों का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति महसूस करता है कि वह इतिहास विहीन नहीं है वरन उसकी भी जड़ें हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों को होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह भी नातेदारी ही तय करती है। नातेदारी का प्रारंभिक अध्ययन वकीलों एवं विधि शास्त्रियों द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि वे अधिकार दावे, पितृअधिकार संविदा, पितृबंधुता आदि का ज्ञान करके उन्हें कानूनी जामा पहनाना चाहते थे। वे इस प्रकार ही के नियमों की रचना करना चाहते थे कि कौन किसका उत्तराधिकारी होगा और क्या किसे प्राप्त होगा। यदि नातेदार के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उत्तराधिकार का अधिकार मिलता है तब वह नातेदारी की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी। पितृवंशीय एवं मातृवंशीय परिवारों में वंश उत्तराधिकार एवं वंश पदाधिकार के नियम भिन्न भिन्न हैं। सभी प्रकार के समाजों में नातेदारी के संबंधों का उपयोग संपत्ति के स्वामी तथा उत्तराधिकारी, पदाधिकारी, उसके उत्तरवर्ती अधिकारी आदि के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से नातेदारी हमें यह भी बताती है कि हम किस वंश से जुड़े हुए हैं, हमारी जो वंश की जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, हम इतिहास विहीन नहीं हैं। ये जानने के लिए भी हमें नातेदारी का अध्ययन करना पड़ता है। तीसरा है आर्थिक हितों की सुरक्षा। मुर्डाक लिखते हैं, नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं वरन द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति संकट अथवा कठिनाई में होता है, जब उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करना होता है, तब उसे नातेदारी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जब उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता हो तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह की ओर सहायता के लिए देखता है। समुदाय अथवा संपूर्ण जाति के अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदारों
को उसे सहायता देने का दायित्व अधिक होता है। वह भी इसी प्रकार रिश्तेदारों से पारस्परिक दायित्वों से बंधा होता है। इनमें भी रक्त संबंधी विशिष्ट महत्व रखते हैं, क्योंकि वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधियों को एक व्यक्ति अपने अधिक निकट महसूस करता है। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देते हैं, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हमें बाहरी व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी होती है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में एक सहायक एवं युद्ध और शिकार की अवस्था में एक साथी की तरह हमारी सहायता करते हैं। एक रिश्तेदारों की औरतें मिलजुल कर कृषि का कार्य करती हैं, घरेलू कार्यों में मदद एवं एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण करती हैं। वर्तमान औद्योगिक एवं नौकरशाही के युग में एक व्यक्ति का मूल्यांकन नातेदारी के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहे, किंतु नातेदारी दुराग्रही है। और विकासशील राष्ट्रों में तो नौकरशाही का तर्क नातेदारी की निष्ठाओं से हार जाता है। एक उच्च अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारियों का चयन के समय योग्यता के स्थान पर संबंधों की निकटता को महत्व देता है। यह हमारे लिए भाई भतीजावाद है, लेकिन उसके लिए एक नैतिक कर्तव्य है। वर्तमान गतिशील समाजों में नातेदारी के संबंधों का विस्तार पिता पुत्र संबंधों के आगे महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें भी घनिष्ठता की कमी है। फिर भी वृद्ध माता पिता को अकेले रहने देने या सुरक्षा घरों में रखने की बात ग्रामीणों और आदिवासियों को चौंका देती है एवं अनैतिक प्रतीत होती है। आधुनिक समाज में नातेदारी संबंधों की कमी वाला समाज कहा जा सकता है। फिर भी उनमें नातेदारी के मनोभाव और दायित्व तो विद्यमान है। यदि हमारे सगे चाचा मामा बुआ आदि का पुत्र दुर्दिन का मारा हमारे पास आता है तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। ये सब चीज़ें हमें यह बताती हैं कि वास्तव में कौन इस दायित्व को निभाएगा, यह बंधुत्व की निकटता पर आधारित है या हमारी सहायता कौन करेगा। ये सारी चीज़ें हमें नातेदारी के द्वारा ही समझ में आती है कि किस प्रकार सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है मानसिक संतोष। नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांग हमें अवैयक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती है, जिनमें नातेदारी के मनोभाव तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते। फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र घर में टांगता है, एल्बमों का संग्रह करता है। सैकड़ों पीछे वर्षों के नातेदारी केंद्रित अनुभवों की कुमारी है। मानव का इतिहास इस बात का द्योतक है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारी के हाथों में होता है। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला एक निकृष्ट व्यक्ति मानता है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। रक्त संबंधी हमारे सबसे अधिक परिचित होते हैं, क्योंकि वे ही अंग हमारे हिस्से माने जाते हैं। नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति अपार मानवीय आनंद, प्रसन्नता और संतोष महसूस करता है। इस प्रकार से मानसिक संतोष रहता है कि हमारे नातेदार हमारे साथ में हैं। नेक्स्ट बिंदु है मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। कुछ मानव शास्त्री जैसे मॉर्गन, लोवी, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड आदि हैं जो इन्होंने एक अध्ययन किया एक या अधिक जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह आदि से संबंधित। ये नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे। साथ ही वे समाज और संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते थे। नातेदारी का अध्ययन इस दशा में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाइयाँ रही हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानवशास्त्रीय ज्ञान का अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने मानवशास्त्रियों ने किया,
जिसमें नातेदारी समूह का अध्ययन प्रारंभ से ही चला आ रहा है। मैक्लेलिन ने उन अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनसे संपूर्ण मानवता की नातेदारी एवं विवाह की संस्थाएं गुजरी हैं। उनकी मान्यता है कि प्रारंभ में नातेदारी की गणना स्त्रियों के माध्यम से होती थी। पुरुषों के माध्यम से गणना का विकास बाद के समय में हुआ। मैक्लेलिन से पूर्व हेनरी मैन ने भारतीय परिवारों का अध्ययन किया और बताया कि पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पिता पुत्रों का संपत्ति पर सम्मिलित अधिकार वाला परिवार था। भारत में ऐसे परिवार नातेदारी की प्रमुख कड़ी हैं। इसी प्रकार मॉर्गन ने न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विस जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने वर्गात्मक संज्ञा व्यवस्था के आधार पर यह माना कि परिवार एवं विवाह का विकास आदिम यौन साम्यवाद से हुआ। मॉर्गन द्वारा प्रेरित होकर ही एक लंबे समय तक मानवशास्त्री नातेदारी शब्दावली का अध्ययन करते रहे। इसलिए ही आधे से अधिक नातेदारी का साहित्य केवल नातेदारी शब्दावली से भरा हुआ है। लोवी एवं बोवास उद्विकासीय योजनाओं के विरुद्ध थे। मेलिनोस्की ने ट्रोब्लियाडा द्वीपवासियों का अध्ययन कर नातेदारी के अध्ययनों को नवजीवन प्रदान किया। उन्होंने बताया कि नातेदारी के मध्य भावनाओं एवं मनोभावनाओं का अध्ययन किया है। इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी शब्दावली में रुचि दिखाई एवं तुलनात्मक उपागम का विकास किया। उन्होंने अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए नातेदारी तंत्र एवं सामाजिक संरचना के अध्ययन पर जोर दिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से नातेदारी शब्दावली जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। नातेदारी के आधार पर मानवशास्त्र के अध्ययन के लिए मॉडल भी विकसित हुए जिनका उपयोग नातेदारी तंत्रों को समझने के लिए किया जाता है। मानवशास्त्रियों को ऐसे अध्ययन के लिए प्रेरित किया नातेदारी ने जिससे कि समाज और विकसित हो सके और हमें ये पता लग सके कि किस प्रकार से प्रारंभ से समाज में ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्होंने मानवशास्त्रियों को ये अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। जैसे नातेदारी व्यवस्थाएं सर्वव्यापी हैं क्योंकि सभी जगह पाई जाती हैं, तो मानवशास्त्रियों को इनका अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, सभी मानव समाजों की संरचना में थोड़े बहुत अंतर के साथ नातेदारी व्यवस्थाएं हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है, मानवशास्त्रियों ने जिन समाजों का परंपरागत रूप से अध्ययन किया उनमें अधिकतर नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। नेक्स्ट है, नातेदारी व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत रूप से अधिक सरलता से स्पष्ट की जा सकती हैं तथा उनका विश्लेषण भी सरलता से समझा जा सकता है। नेक्स्ट कारण रहा है, मानवशास्त्र में विभिन्न समाजों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि नातेदारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। यह संस्था सभ्य समाज की संस्थाओं से भिन्न है। इसने सामाजिक मानवशास्त्रियों का ध्यान नातेदारी के अध्ययन की ओर आकृष्ट किया। अगला कारण रहा, सामाजिक मानवशास्त्र के उद्भव से पूर्व अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। इन लोगों ने नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने उस उपेक्षित विषय के अध्ययन के प्रति अपनी रुचि दिखाई। इस प्रकार नातेदारी के अध्ययन ने मानव विकास एवं सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। ये सारा वर्णन हमें ये बताता है कि नातेदारी के अध्ययन का दिनों दिन महत्व बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम किस समाज से जुड़े हुए हैं, हम किस परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारा इतिहास क्या रहा है। इन सब बातों की जानकारी हर व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है और उसके लिए हमें नातेदारी का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार से नातेदारी महत्वपूर्ण है समाज के विकास को समझने के लिए, परिवार के विकास को समझने